नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन कानून पर कोई निर्णायक फैसला सुना सकता है? हालांकि जो भी होगा वो अंतरिम होगा, लेकिन जो रुख पिछले 2 दिनों में सुनवाई का रहा है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तफसील से सुना है। परसों पूरा दिन कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें रखी और कल पूरा दिन सरकारी वकील यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी। मतलब दोनों को ही पर्याप्त वक्त जो है वो दिया गया, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कल जब अपनी दलीलें रखी, उनमें से कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आई हैं जो सरकार की मंशा को भी स्पष्ट करती हैं और साथ ही साथ एक एज भी देती है कपिल सिब्बल वाले पक्ष को, मतलब उस पक्ष को जो कि इस कानून का विरोध कर रहा है। हालांकि आज जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर के कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि कोर्ट में कई बार सुनवाई बिल्कुल अलग तरह से होती है, उसमें टिप्पणियां अलग तरह से होती हैं और फैसला उससे एकदम अलग आता है। तो जैसा कि आपने कल भी देखा था कि लगातार जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे वो अपनी दलीलें रख रहे थे और पूरा दिन ये सब कुछ चलता रहा। कल भी सबने यही सोचा था कि कल कुछ ना कुछ अंतरिम आदेश या कोई फैसला आ सकता है, लेकिन कल भी ऐसा नहीं हुआ। आज भी अब इस मामले में सुनवाई चल रही है, देखते हैं आज क्या होता है। लेकिन कल जिस तरीके से जो चीजें सरकार की तरफ से बोली गई हैं, वो उसको किस तरीके से काउंटर किया है कपिल सिब्बल ने और किस तरीके से ये जो एक एज है वो विरोधी पक्ष को मिल रहा है, यानी कि जो विरोध कर रहा है इस कानून का उनको मिल रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आज इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज पहली बार सिजाई जो बी आर गवई है वो बहुत तेजी से भड़क उठी और उन्होंने क्या कुछ कहा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले तो हम वक्फ के बारे में ये पूछना चाहेंगे कि तुषार मेहता ने कल जो बातें बोली उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि उन्होंने कहा कि वक्फ तो इस्लाम का अनिवार्य अंग है ही नहीं, ये तो दान का तरीका है। मतलब अभी तक लोकसभा में जो बहस हुई और उसमें बार बार कपिल सिब्बल यही स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे संसद में कि ये मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उनके धर्म में छेड़छाड़ की जा रही है, ये धार्मिक मामले में दखल है। और अब तो सरकार ने ये बात बोलकर क्या उस बात को एक तरीके से बल दे दिया है, क्या उस बात को साबित कर दिया है? जय संविधान। देखिए, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या धर्म सम्मत है, क्या धर्म सम्मत नहीं है, ये सनातनी डिसाइड करेंगे, हिंदू धर्म के लीडर्स डिसाइड करेंगे, शंकराचार्य डिसाइड करेंगे। और इस्लाम के अंदर क्या चीज इस्लामिक है क्या नहीं है, इस्लाम के लोग डिसाइड करेंगे। क्रिश्चियनिटी को क्रिश्चियन लोग डिसाइड करेंगे और सिख लोग अपने एसजीपीसी के जो मामले हैं वो एसजीपीसी डिसाइड करेगी, उसको हम हिंदू डिसाइड नहीं करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्या धार्मिक मामलों के लिए बना है? ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बना है। ये वहां पे अब आपने जैसे सुना संजय सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया था और उसके बाद उसको गायब कर दिया गया कि वहां के कमिश्नर ने, वहां के डीएम ने, वहां के नेताओं ने औने पौने दाम पर कैसे जमीन खरीदी और कैसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट, जिसमें हम लोगों का पैसा लगा हुआ है, उस पैसे से उसको 18 करोड़ में खरीद लिया। माने एक किसान से 2 करोड़ में आपने जमीन खरीदी, वास्तविक कीमत उसकी 2 करोड़ थी। अच्छा, एक व्यक्ति ने खरीदी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। उसके बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट, जिसके अंदर पैसा हम लोगों ने दिया है, पूरे हिंदुस्तानियों ने दिया है, उस पैसे से 18 करोड़ में 15 मिनट बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट में खरीद दिया। इसका मतलब हमारे पैसे से खिलवाड़ हुआ। तो ये जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, ये क्या धार्मिक मसलों का ट्रस्ट है या एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रस्ट है? देखिए, मैं कानूनविद तो हूं नहीं, ना मुझे कानून की इतनी बारीकियां पता है, लेकिन मैं तो कपिल सिब्बल साहब से जो संजय शर्मा की मुलाकात हुई, और मैं कपिल सिब्बल साहब की इसलिए बहुत इज्जत करता हूं, सिद्धांतवादी आदमी है और वो जिस प्रकार से लोगों की मदद करते हैं और जिस प्रकार से उन लोगों के केस लड़ते हैं जो वास्तविकता में सरकार द्वारा सताए गए। तो 4 PM की उन्होंने मदद की, वक्त में वो मदद कर रहे हैं क्योंकि वो मदद उनकी कर रहे हैं और कोई फीस भी नहीं ली। इसका मतलब ये है कि जो मुद्दा है वो ये है, जब ये कह रहे हैं सॉलिसिटर जनरल कोर्ट के अंदर, अपनी बड़ी सीमित अकल से बोल रहा हूं ये बात, अगर वो बोल रहे हैं कि धार्मिक मसला नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन के मसले से, वक्फ बोर्ड तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्या है? जो तिरुपति बालाजी ट्रस्ट है वो क्या है? क्या वो वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं रखता? क्या लोगों को नौकरी से निकालना, नौकरी पे रखना, लड्डू कौन बनाएगा, लड्डू का घी कहां से आएगा,
ये सारी चीजें डिसाइड नहीं करता। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन के मसले हमारे हिंदू ट्रस्ट में हिंदू ही लोग डिसाइड करते हैं, तो आपको क्या परेशानी है अगर मुसलमानी ट्रस्ट में मुसलमान लोग डिसाइड करें, एडमिनिस्ट्रेशन भी डिसाइड करें और धार्मिक मसले भी डिसाइड करें? धार्मिक मसलों को और एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को अलग अलग आप कैसे कर सकते हैं भाई? एडमिनिस्ट्रेशन भी तो धार्मिक अनुसार, जैसे मान लीजिए सिखों के यहाँ उनका नियम है कि सिर ढक के आपको जाना पड़ेगा, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, अपने सिर में हमारे हिंदुओं में तो नहीं है। हमारे हिंदुओं में अगर आप मंदिर में जाते हैं और सिर आपका खुला हुआ है, वैसे नॉर्मली लोग ढक लें तो ढक लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ढकना ही पड़ेगा। तो हर जगह के नियम कानून अलग है। अब गुजरात के अंदर आप जाइए, किसी घर के अंदर जाइए, जूता चप्पल बाहर उतारा जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग किचन के अंदर नहीं जाते, लेकिन किचन के बाहर तो जूता चप्पल पहन के पूरे घर के अंदर घूमते रहते। ये हमारा नियम है तो हम डिसाइड करेंगे ना। ये गुजराती थोड़ी डिसाइड करेंगे आपको ढोकला फाफड़ा खाना है, या पंजाबी थोड़ी डिसाइड करेंगे कि आपको छोला भटूरा खाना है। अरे भैया, जिसकी जगह है, जिसके सिद्धांत है, जिसके अपने नियम कानून है, जिसकी सभ्यता संस्कृति है, वो इसको डिसाइड करेगा। तो आप उनके मामलों में जो इश्यू चल रहा है भाई, अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ी है तो उसके अंदर हिंदुओं को घुसाकर आप केवल उनकी भावनाओं को आहत करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये भी बात सही है कि 300-400 साल पहले अगर कोई जमीन वक्फ की कस्टडी में है और उस कस्टडी में रहने के बाद आज तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है, और आज के तारीख में कोई छठी पुश्त वाला, पीढ़ी वाला उस पर आपत्ति दर्ज करा दे, फिर वो डीएम कमिश्नर उस पर अपनी बैठकें करनी शुरू कर दें, सुनवाई करनी शुरू कर दें, 6 साल तक वो चलता रहे, और जब तक वो चलता रहे तब तक वो वक्फ के अंडर में न रह जाए, तो ये तो एक प्रकार से मेरे ख्याल से शोषण है, ये अनुचित है, ये असंवैधानिक है। अपनी सीमित समझ से मैं ये बात कह रहा हूं कि ये असंवैधानिक है। और हम लोग 142 करोड़ लोगों को बांटना धर्म के नाम पर राजनीतिक एक आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन न तो ये संवैधानिक है, न ये राष्ट्रीय है। जी सर, और यहाँ पर जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने एक और बात बोली कि उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर मौलिक अधिकार ही नहीं है। ये पहली बार सरकार ने माना है। तो वो जो डर था, जो लगातार बहस के दौरान कपिल सिब्बल जता रहे थे कि जो वक्फ बाय यूजर है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो जब सरकार द्वारा कोर्ट में ये कहा जाता है कि वक्फ बाय यूजर मौलिक अधिकार नहीं है, तो क्या उन आरोपों को और ज्यादा बल मिलता है जो कपिल सिब्बल ने लगाए थे? क्योंकि कोर्ट में सरकार खुद कह रही है कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये इस्लाम का अभिन्न अंग ही नहीं है। तो मतलब वक्फ बाय यूजर खत्म हो सकता है, क्योंकि ना केवल इसकी इस तरह की बात बोली गई तुषार मेहता द्वारा, बल्कि ये भी बोला गया कि जो वक्फ है वो सेक्युलर है, धार्मिक नहीं है। मतलब पूरी दलील अगर आप सरकार की तरफ से कल की सुने तो उसको देखकर और समझकर ये लगता है कि सरकार ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो वक्फ है उसको सरकार एक ट्रस्ट की तरह लेती है। लेकिन कपिल सिब्बल और इसके अलावा जितने भी वकील हैं और जो इसके विपक्ष में खड़े हैं, वो बार बार इसको स्थापित कर रहे हैं कि वक्फ इस्लाम का एक बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो सरकार ये कह रही है कि मौलिक अधिकार वक्फ बाय यूजर नहीं है, और यहाँ पर ये जो कपिल सिब्बल है वो कह रहे हैं ये हमारे धर्म का हिस्सा है? अच्छा, ये निधि एक चीज ये बताइए, क्या जो संविधान है वो पूरे हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों के लिए है? कानून जो है 142 करोड़ लोगों के लिए, क्या मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है? अगर ये कानून कहता है कि इतने साल तक अगर किसी व्यक्ति का कब्जा है और उस कब्जे को किसी ने डिस्प्यूट नहीं किया है, किसी ने चैलेंज नहीं किया है कोर्ट में, तो उसका कब्जा मान लिया जाएगा। अब मेरे तो खैर पितामह इतनी जगह नहीं छोड़ गए, जमीन छोड़ गए, मेरे 7 पुश्तों वाले, हम तो भाई नौकरी पेशे वाले लोग हैं। हर पीढ़ी अपनी नौकरी करती है, पेट पालती है, और अगली पीढ़ी फिर अपनी नौकरी, कोई ऐसे करोड़ों की संपत्ति तो नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरी 10 पुश्तों पहले किसी के पास 1000 एकड़ जमीन होती और वो अभी तक चलती चली आती और हम लोग उसका उपयोग करते और ये पुष्ट दर पुष्ट करते आती और कोई उसको चैलेंज ना करता, तो ये कानून के अनुसार, भारत के कानून के अनुसार ये जमीन हमारी मानी जाती, क्योंकि किसी ने डिस्प्यूट नहीं क्रिएट किया। अब अचानक आप डिस्प्यूट क्रिएट करा देंगे और डिस्प्यूट क्रिएट कराने के बाद उसको कंट्रोवर्सी में डाल देंगे, फिर ये कहेंगे कि वक्फ बाई वो नहीं है, होल्डिंग नहीं है, और उसके बाद उसको डिस्प्यूट में डाल के उसको वक्फ से बाहर कर देंगे, या आप उसको आईएसआई के अंडर में ले आएंगे। आईएसआई के अंडर में ले आएंगे तो तुरंत वो वक्फ से बाहर हो जाएगा, उसके बाद वक्फ उसमें से कोई इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा। तो हर चीज को आईएसआई अगर आप डिक्लेयर कर देंगे तो उसके बाद ये मानी बात है कि उनके जो धार्मिक ट्रस्ट है वो कैसे चलेंगे।
अच्छा, मैं तो देखिए, ये आज और एक और कोर्ट की रूलिंग हुई है, वो आपने शायद सुनी होगी। कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया है कि जो ईडी है वो एक तरह से हमारे देश का जो डेमोग्राफिक बैलेंस है और रीजनल ऑटोनॉमी है उसको खा रही है। जी, मैं इसी पर चर्चा करने वाली थी और मैं इसको लेकर के पहले खबर भी दिखा दूँ ताकि पता चल जाए हमारे जो दर्शक हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सब सीमाएँ लांघ रही है एजेंसी, पहली बार ईडी पर इतना भड़का सुप्रीम कोर्ट। और मामला क्या था? मामला था तमिलनाडु से जुड़ा हुआ। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिका में मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से ईडी को मिली जाँच की स्वतंत्रता को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने टीएसएमएससी में ईडी को कथित 1000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के लिए खुली छूट दे दी थी। सीजीआई ने कहा कि ये अपराध निगम के खिलाफ कैसे हो सकता है? निगम के खिलाफ आपराधिक मामला, आपका प्रवर्तन निदेशालय सभी सीमाएं लांघ रहा है, कार्यवाही पर रोक लगाएं। जब अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर है तो वहां ईडी क्यों जा रही है? ईडी हलफनामा दाखिल करे। उन्होंने आगे कहा कि ईडी संविधान का उल्लंघन कर रही है और आप वाकई में अपनी सीमाएं लांघ रही है, ये सीजीआई ने कहा। और आप सर देख लीजिए कि ये जो तमिलनाडु सरकार की याचिका पर फटकार लगाई गई है और कहा जा रहा है कि ईडी अपनी सभी सीमाएं लांघ रही है और संघीय ढांचे को पूरी तरीके से नष्ट कर रही है। इस पर जी सर अपनी आप बात कंप्लीट करें। हाँ निधि, देखिए वही मुद्दा है। और ये देखिए, ये एक हिंदुस्तान के आदमी को, चाहे हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम लोग हिंदी भाषी हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा में, बाकी जगहों पर, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, वो अलग मुद्दा। लेकिन हमको ये लगता है कि आप तमिलनाडु के साथ, आप तेलंगाना के साथ, आप कर्नाटका के साथ, आप केरला के साथ, आप वेस्ट बंगाल के साथ, पंजाब के साथ अन्याय कर रहे हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जब माननीय मोदी जी एनडीए के चीफ मिनिस्टर से बैठक करते हैं, नॉन एनडीए चीफ मिनिस्टर्स को बैठक में बुलाते ही नहीं। तो इसका मतलब यह है, फिर ईडी जो कार्रवाई करती है, इसका माने ईडी कहीं भी पहुंच जाएगी, बंगाल में पहुंच जाएगी। फिर जो बंगाल की पुलिस है और ईडी के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा। फिर कहेंगे कि ईडी को जो है वहां की पंजाब पुलिस और लोकल लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं। भाई, बंगालियों का अपना सभ्यता, संस्कृति है, अपनी एक अलग टाइप की स्टाइल है, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। वो लोग मछली खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, तो उनको अपने हिसाब से जीवन जीने दीजिए। यही तो संविधान था कि हर रीजनल ऑटोनॉमी आपको देनी पड़ेगी और हर रीजन की जो एस्पिरेशंस हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप वो क्षेत्र जो अपोजिशन रूल्ड हैं और वो क्षेत्र जो आपके द्वारा रूल्ड हैं उनके बीच में भेद करते हैं, अगर आप इस प्रकार से डबल इंजन सरकार हर जगह बनाना कोशिश करते हैं और जहां पे सरकार नहीं बनती, अच्छा इसमें आप राष्ट्रपति महोदय को भी घुसा लाए। अब राष्ट्रपति महोदय ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सही टिप्पणी की थी, भाई देश का कोई आदमी भी मानेगा कि गवर्नर जो एक अपॉइंटेड आदमी है वो कैसे किसी अपोजिशन रूल्ड स्टेट के जो बिल हैं जो पास किए हैं, लोकतांत्रिक रूप से पास किए हैं, उसको 5-5 साल रोक देगा, और जो डबल इंजन सरकार वाले हैं उसको 15 दिन में पास कर देगा। ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, ये तो संविधान के विरुद्ध है। तो ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ये कही है, ये बिल्कुल सच बात है कि आप अगर इस प्रकार से भेदभाव करेंगे तो बंगालियों को क्या लगेगा, उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी क्या? केरलाइट्स को क्या लगेगा? तमिल तेलुगु लोगों को क्या लगेगा? मलयालियों को क्या लगेगा? उनको लगेगा कि इसका मतलब यह है कि हमारी अस्मिता खत्म हो गई, हर जगह अमूल का दूध बिकेगा, हर आदमी को ढोकला फाफड़ा करना पड़ेगा, जो हम लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश वाले वो उनको करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का होने के बावजूद मैं इस चीज का विरोध करता हूं।